हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर जो लिया था उस लेक्चर में हमने जो इंट्रोडक्शन था अबाउट द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उसकी स्टडी की थी। इंट्रोडक्टरी पार्ट बेसिकली हमने जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के रिगार्डिंग उसको स्टडी कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आज हम स्टडी करेंगे कि किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की जाती है। सो फॉर द स्टडी ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वी हैव प्लॉटेड ए डायग्राम फॉर विच एक्सपेरिमेंटल स्टडी। फर्स्ट टॉपिक है आज का हमारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी of photoelectric effect. Experimental study of photoelectric effect. For the experimental study of photoelectric effect, experimental arrangement is shown in figure. For the experimental study of photoelectric effect, figure shows the experimental arrangement. इस फिगर में experimental arrangement दिखाया गया for the study of photoelectric effect. Okay, इसमें क्या क्या है? Here it is a vacuum tube and two electrodes which are connected with the battery with the help of a rheostat and commutator. कम्यूटेटर की हेल्प और रियोस्टेट की हेल्प से एक बैटरी से टू इलेक्ट्रोड्स वैक्यूम ट्यूब के अंदर कनेक्टेड हैं। ये जो इलेक्ट्रोड है ये प्लेट फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी हुई है। फोटो सेंसिटिव मटेरियल मींस जो सेंसिटिव हो, किसके लिए? लाइट के लिए सेंसिटिव है। जैसे ही लाइट इंसिडेंट होगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये एक सेटअप है इन विच ए वैक्यूम ट्यूब इज यूज्ड एंड टू इलेक्ट्रोड्स, one is connected with the negative terminal of the battery with the help of the rheostat and commutator, and another electrode is which connected with the positive terminal of the battery with the help of rheostat and commutator. The electrode which is connected to the negative terminal of the battery is known as the cathode, and the electrode which is connected to the positive terminal of the battery is known as the anode. तो ये basic information किसके रिगार्डिंग है? ये डायग्राम के रिगार्डिंग इसमें क्या क्या है। And here also a quartz window is fixed on the vacuum tube for the incident of light. A quartz window is fixed on vacuum tube for the incident of light. लाइट को इंसिडेंट कराने के लिए यहाँ एक क्वार्ट्ज की कांच की बनी विंडो लगा दी जाती है जिससे इजी वे में यहाँ पे लाइट इंसिडेंट हो। किस पर? इस फोटो सेंसिटिव प्लेट जो कैथोड है उस पर। कैथोड बेसिकली किसकी बनी हुई है? फोटो सेंसिटिव मटेरियल की बनी हुई है। तो इस पर यहां लाइट इंसिडेंट कराने के लिए विंडो फिक्स रहती है। ठीक है, अब देखिए यहां हम बात करते हैं थ्योरेटिकली। जैसे इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट, जब लाइट को फॉल नहीं कराया गया था, इन दी एब्सेंस ऑफ लाइट और यू कैन से यूवी रेडिएशन, इन दी एब्सेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, सबसे पहले हमने लाइट को इंसिडेंट नहीं कराया, एब्सेंट रखा उसको, एंड वी अप्लाई द पोटेंशियल विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट एंड कम्यूटेटर। वी अप्लाई द पोटेंशियल इन सच ए वे द कैथोड इज मेंटेन्ड एट द नेगेटिव पोटेंशियल एंड एनोड इज मेंटेन्ड एट द पॉजिटिव पोटेंशियल। on increasing the potential in the absence of light or UV radiation, इनकी एब्सेंस में when potential applied between anode and cathode, when potential applied
cathode is increased, then what we have seen here, potential जैसे increase किया गया, there is no setup of electricity in the circuit, no electricity flows through the circuit, कोई electricity stabilize नहीं होती है circuit में, when the potential applied between anode and cathode is increased with the help of the rheostat and commutator. rheostat की help से जैसे से when potential applied between anode and cathode is increased by rheostat with the help of the by increased by rheostat, then no current is set off in the circuit, or we can say no electricity flows through the gases or no electricity conduct through the gases. कोई इलेक्ट्रिसिटी यहाँ सेटअप नहीं होती है इन द एब्सेंस ऑफ द लाइट, चाहे हम कितना भी पोटेंशियल इंक्रीज कर दें विद द हेल्प ऑफ द रेजिस्टेंस इन बिटवीन एनोड एंड कैथोड. कैथोड और एनोड के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाइड है उसको इंक्रीज किया जा रहा है इन द एब्सेंस ऑफ लाइट. जब एब्सेंस में, लाइट के एब्सेंस में पोटेंशियल को इंक्रीज किया जाता है तो यहाँ एक्सपेरिमेंटली ये ऑब्जर्व किया गया कि कोई इलेक्ट्रिसिटी, यानी ये जो माइक्रोमीटर लगा था इसका डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा था. डिफ्लेक्शन जीरो ये इंडिकेट कर रहा है दैट नो करंट इज सेट अप इन द सर्किट. क्लियर है? तो पहला पॉइंट इसका ये है इन द एब्सेंस, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट और यूवी रेडिएशन व्हेन पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन एनोड एंड कैथोड इज इंक्रीज्ड by rheostat, then no current, or you can say the deflection source by the macrometer is zero, or the macrometer shows zero deflection. So no current set up in the absence of light. इसको थोड़ी थोड़ा चेंज कर देते हैं. Where potential between anode and cathode is increased, micrometer shows zero deflection which indicates no current is set up in the circuit in the absence of light. It means जब लाइट को एब्सेंट रखा गया और पोटेंशियल को अप्लाई किया गया, इंक्रीज किया गया उसको, तो यहाँ उसका डिफ्लेक्शन माइक्रोमीटर का जीरो आ रहा था, जीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा था, इसका जो पॉइंटर था वो जीरो पर ही रहा. तो इट मींस ये इंडिकेट कर रहा है कि नो करंट इज सेट अप इन द सर्किट, नो करंट इज सेट अप इन द सर्किट इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस में. तो ये पहला ऑब्जर्वेशन हमें यहां से मिला कि जब लाइट को एब्सेंट रखा जाता है तो कोई करंट यहाँ सेटअप नहीं होता है. बात क्लियर हुई क्या? आपको पहले डायग्राम बनाना होगा, आप राइट हैंड साइड में अपना डायग्राम बनाएंगे और ये लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में आप इसकी थ्योरी लिखेंगे. फॉर द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट इज शोन इन द फिगर. ठीक है? इन विच ए वैक्यूम ट्यूब इज यूज्ड and two electrodes are fixed in the vacuum tube and potential is applied in between the electrodes with the help of the rheostat and commutator. या आप ऐसे कह सकते हो, electric potential is applied between two electrodes in vacuum tube with the help of rheostat and commutator. As फिर यहां से लिखेंगे in the absence of observations from the एक्सपेरिमेंटल स्टडी. ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस है. ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम
एक्सपेरिमेंटल स्टडी, observations from experimental study. पहला observation, in the absence of light or UV radiation, when potential applied between anode and cathode is increased, micrometer shows zero deflection, which indicates no current is set up in the circuit in the absence of light. ये पहला observation है हमारा. कौन सा है ये? फर्स्ट observation है जो ये indicate कर रहा है. Okay, let's see the next observation. When light is allowed to fall on the photosensitive plates. Second observation क्या मिला हमें? When the light is allowed to fall on the photosensitive plate, then we see on increasing the potential, electricity is stabilized in the circuit. It means micrometer shows the deflection. When the light is allowed to fall on the photosensitive plate, गैलोमीटर नहीं है, माइक्रोमीटर है. गैलोमीटर भी वही डिवाइस है जो करंट का इंडिकेशन बताता है, करंट सर्किट में फ्लो हो रही है या नहीं. ठीक है, माइक्रोमीटर से भी अच्छा सेंसिटिव होता है गैलोमीटर. आप यहाँ गैलोमीटर भी यूज कर सकते हो. ठीक है, when the light is allowed to fall on the photosensitive plate, then micrometer shows the deflection, which indicates the current is set up in the circuit in the presence of light. This light or this electricity which set up in the circuit in the presence of light is known as the photoelectric current. क्या कहते हैं उसको? फोटोइलेक्ट्रिक करंट. जब लाइट को फॉल कराया गया तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? As the light incident on the photosensitive plate, then the micrometer shows the deflection, which indicates the current is set up or current is flowing in the circuit. Current is stabilized in the circuit. This current is due to the light. So this current is known as the photoelectric current. क्या कहते हैं इसको? जो करंट अब सेटअप हुआ वो किसकी वजह से? क्यों? पोटेंशियल तो पहले भी था, प्रेजेंट था यहाँ, लेकिन जब इस पर लाइट को इंसिडेंट कराएगा, ये भी अप्लाइड था, ये अप्लाइड है यहाँ पे, और जैसे ही लाइट को यहाँ इंसिडेंट कराया गया तो क्या देखने को मिलता है कि ये जो माइक्रोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करने लग जाता है. क्या शो करने लग जाता है? डिफ्लेक्शन. Deflection of micrometer indicates that the current is stabilized in the circuit, and this current is known as the photoelectric current. ठीक है, तो नोट करते हैं हम यहाँ पे इसको कि क्या हमने ऑब्जर्व किया. सेकंड ऑब्जर्वेशन इसको हटा देते हैं यहाँ से. सेकंड ऑब्जर्वेशन है when light is allowed to fall on photosensitive plate, then micrometer shows deflection, which indicates current is stabilized in the circuit, and this current and the current is stabilized in the circuit, and the current stabilized in the circuit is known as photoelectric करंट. इसी करंट को हम क्या कहते हैं? फोटोइलेक्ट्रिक करंट. द करंट स्टेबलाइज इन द सर्किट इज नोन एज द फोटोइलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज यहां लाइट के इंसिडेंट होने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए हैं, और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहां से यहां स्ट्राइक करने लगेंगे, यहां से ट्रेवल करेंगे कैथोड टू एनोड. जैसे कैथोड से इमर्ज आउट होने वाले जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनोड पर पहुंच जाएगा, तो इस सर्किट के अंदर क्या हो जाएगा? करंट स्टेबलाइज होने लग जाएगी. तो बेसिकली मैकेनिज्म क्या है
कि जैसे ही लाइट इस पर इंसिडेंट होती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट होते हैं, धीरे धीरे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट होंगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज स्पेस रीजन जनरेट हो जाता है, नेगेटिव रीजन जनरेट हो जाएगा चार्ज का यहाँ पे, तो इनमें रिपल्सन होगा, तो धीरे धीरे रिपेल होते हुए इलेक्ट्रॉन जो होंगे एनोड पर पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो एस्केप आउट होने वाला, इमर्ज आउट होने वाला जो इलेक्ट्रॉन है, कैथोड से इमर्ज आउट होने वाला इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचता है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट स्टेबलाइज हो जाता है। दैट करंट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो फोटो क्यों बोला गया? बिकॉज यहाँ जो लाइट है उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई है, सेटअप हुई है, दैट्स व्हाई द करंट इज नोन एज द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, नाउ वी विल स्टडी द effect of potential, effect of frequency of light and effect of intensity of light on photoelectric current। अब हम स्टडी करेंगे effect of potential, frequency of light and intensity of light on the photoelectric effect। इस photoelectric current photoelectric जो करंट सेटअप हुआ है उस पर पोटेंशियल का क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट पोटेंशियल को इंक्रीज करने पर करंट इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, क्या होता है ये देखेंगे पहला। सेकंड हम ये ऑब्जर्व करेंगे अब कि लाइट के पास दो चीजें हैं, एक उसकी फ्रीक्वेंसी है और एक उसकी इंटेंसिटी है। पोटेंशियल को कांस्टेंट मेंटेन करेंगे और इंटेंसिटी को भी कांस्टेंट मेंटेन करेंगे तब हम फ्रीक्वेंसी, तीन पैरामीटर्स है, जब एक की स्टडी करेंगे दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखेंगे हम, ठीक है। जब आप पोटेंशियल की स्टडी कर रहे हो, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल देख रहे हो आप किस पर, करंट के लिए, तो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कांस्टेंट, ठीक है। और अगर इंटेंसिटी की स्टडी कर रहे हो तो फ्रीक्वेंसी को और पोटेंशियल कांस्टेंट कर लो, और अगर फ्रीक्वेंसी की कर रहे हो तो इंटेंसिटी को और पोटेंशियल को, या फिर अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी की करेंगे आप, यानी कोई दो फैक्टर्स को हम कांस्टेंट रखेंगे और जो तीसरा फैक्टर उसको वेरी कराएंगे विद द वेरिएशन ऑफ दैट फैक्टर व्हाट इफेक्ट will present on the photoelectric current। ये हम यहां से स्टडी करने वाले हैं। तो देखो क्या होता है, by maintaining constant frequency and constant intensity of light, ठीक है, if we increases the, ये कम हो गया मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमारी इमर्ज आउट हो गए, करंट सेटअप हो गई, करंट सेटअप होने के बाद if we increases the potential applied between एनोड एंड कैथोड, फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीजेस। फोटो इलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू है धीरे धीरे क्या होती है, इंक्रीज करने लग जाती है बाय इंक्रीजिंग द अप्लाइड पोटेंशियल। देन एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल करंट अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज द करंट बिकम सैचुरेटेड। यानी करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू को ऑब्टेन कर लेता है किसी सर्टेन वैल्यू पर। पोटेंशियल जैसे इंक्रीज कर रहे थे आप, पोटेंशियल के इंक्रीज करने पर, पोटेंशियल जैसे पोटेंशियल के इंक्रीज करने पर करंट भी इंक्रीज हुआ और एक सर्टेन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल पर जाकर करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, यानी सैचुरेट हो जाती है वहां पर जाकर के। फिर फर्दर इंक्रीजमेंट का कोई बेनिफिट नहीं है पोटेंशियल का, पोटेंशियल बाद में और बढ़ाएं, क्यों, करंट तो हमारा सैचुरेट हो गया, वो इंक्रीज नहीं होगा वहां से। फिर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं। तो जैसे जैसे पोटेंशियल को डिक्रीज किया जाता है तो एज अ मैनर जैसे करंट हमारी इंक्रीज हुई थी, करंट धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाती है, लेकिन सेम वे में नहीं होती, यानी जिस अमाउंट से इंक्रीज हुई थी उस अमाउंट से डिक्रीज नहीं होती है। तो रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि जैसे जैसे करंट पोटेंशियल की वैल्यू आप कम करते हो, डिक्रीज करते लाते हो और इवन आप पोटेंशियल को जीरो कर देते हो, तब भी फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ध्यान सुनो, सैचुरेट हुआ, पोटेंशियल इंक्रीज किया हमने, करंट क्या हो गया, सैचुरेट हुआ। अब करंट के सैचुरेट होने के बाद पोटेंशियल को धीरे धीरे जैसे डिक्रीज करते हैं, करंट भी डिक्रीज होने लग जाता है, लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कर देने पर भी, करंट पोटेंशियल जीरो कर दिया हमने, इन दी एब्सेंस ऑफ पोटेंशियल कर दिया, वैक्यूम ट्यूब में और सर्किट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वहां कुछ न कुछ करंट प्रेजेंट रहता है। क्लियर ना? अब हम क्या करें, करंट को जीरो बनाना है। अब हम क्या करते हैं, बाय अप्लाइंग द रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड और कैथोड, रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करते हैं दोनों के बीच में। इट मींस नाउ वी अप्लाई द नेगेटिव पोटेंशियल ऑन एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, एंड नाउ ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल इन रिवर्स डायरेक्शन, पोटेंशियल को जैसे जब इंक्रीज करेंगे देन द वैल्यू ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम डिक्रीजेस एंड इट becomes zero at a certain value of the electric potential।
the value at which the electric current, photoelectric current becomes zero is known as the stopping potential. The potential, negative potential which applied on anode with respect to cathode, हमने क्या किया, इस एनोड पर, अब अभी तो क्या है, एनोड में पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये कैथोड पर नेगेटिव पोटेंशियल है, पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी इंक्रीज होता है, सैचुरेट हो जाता है, करंट मैक्सिमम अटेन कर लेता है। उसके बाद आफ्टर दैट इफ वी डिक्रीज द पोटेंशियल, पोटेंशियल को डिक्रीज करते हैं, करंट इज ऑल्सो डिक्रीज, करंट भी डिक्रीज हो जाता है। बट इन द एब्सेंस ऑफ, or we can say if we remove the potential applied between the anode and cathode, the photoelectric current do not becomes zero, photoelectric current becomes zero नहीं होती है। Now with the help of commutator, इस commutator की help से हम क्या करते हैं, we apply negative potential on anode with respect to cathode, we apply negative potential on anode and positive at cathode, so negative potential apply करते हैं anode पर और पॉजिटिव करते हैं किस पर, कैथोड पर। और नाउ इंक्रीजिंग द पोटेंशियल, द करंट बिकम्स जीरो एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एंड दिस पोटेंशियल इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बात समझ में आओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जिस पर जाकर के वो अप्लाइड नेगेटिव पोटेंशियल है एनोड पर विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, जिस पर जाकर के फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। ये समझ में आ गया, करंट स्टेबलाइज द सर्किट। अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, इफेक्ट की स्टडी कर रहे हैं। किस किस की इफेक्ट की बात कर रहे हैं, किस पर स्टडी बात करना है इफेक्ट की, इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट effect on photo इलेक्ट्रिक करंट। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, पहले इसी की बात कर लेते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल। तो इसमें क्या करते हैं, by maintaining constant frequency and intensity of light when the current is stabilized in the circuit, by now let's we discuss the effect on photoelectric current of applied potential, intensity of light and frequency of light। ठीक है, अब हम यहाँ स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट, फोटोइलेक्ट्रिक करंट पर पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का क्या इफेक्ट होता है, इसकी स्टडी आप यहाँ करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल में और इससे न्यूमेरिकल भी बनता है। तो देखते हैं क्या इफेक्ट्स होते हैं, पहले एक एक की बात कर लेते हैं। हमें कितने पैरामीटर्स का इफेक्ट की स्टडी करनी है, 3 पैरामीटर्स। कौन कौन से हैं वो, पहला है अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, सेकेंड वन इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द थर्ड वन है हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ओके, ये इफेक्ट कब स्टडी किया जा रहा है, व्हेन फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज स्टेबलाइज्ड इन द सर्किट। जब सर्किट के अंदर फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्टेबलाइज्ड हो गया है, तब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑन फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये 3 ही पैरामीटर हैं जो वेरी कर सकते थे और उनका ही हम वेरिएशन का इफेक्ट यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं कि क्या इफेक्ट ये डालते हैं फोटोइलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। तो अब जब एक पैरामीटर की स्टडी करोगे तो 2 पैरामीटर्स हैं जो आपके बचे हुए, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, इनको कांस्टेंट मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं इनको, कांस्टेंट। व्हेन फोटो इलेक्ट्रिक current
is stabilized and by maintaining constant intensity and frequency of इंसिडेंट लाइट। अगर ऐसा कर ले हम, जब फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑलरेडी क्या हो चुका है, सेटअप हो गया है, और उसके बाद हम इन दो पैरामीटर्स को कांस्टेंट मेंटेन कर लें। कांस्टेंट किस किस को मेंटेन किया, इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। देन व्हाट वी सी ऑन इंक्रीजिंग द अप्लाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल को जैसे से इंक्रीज किया जाता है, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होने लग जाती है, यानी जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। एंड एट अ सर्टेन वैल्यू, V की किसी सर्टेन वैल्यू पर, सर्टेन वैल्यू I ऑल्सो बिकम्स मैक्सिमम। ठीक है, ये भी मैक्सिमम हो जाता है, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, सर्टेन वैल्यू ये मैक्सिमम अटेन कर लेता है। इट मींस करंट बिकम्स सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, ठीक है, ये करंट जो था ये सैचुरेटेड मींस अब इससे आगे पोटेंशियल अगर इंक्रीज करते हैं हम, तो करंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, देन देयर इज नो मीनिंग फॉर द फर्दर इंक्रीजिंग इन द अप्लाइड पोटेंशियल। तब उसके बाद हम पोटेंशियल इंक्रीज नहीं करते हैं। आपको नोट्स में सारी चीजें डिक्टेट मिलेगी, वहां पे आप नोट कर लेंगे। यहां समझ लीजिए, जब हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, अप्लाइड पोटेंशियल को, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, और एक सर्टेन वैल्यू पर जाकर के करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। जहां मैक्सिमम होती है उसके बाद करंट की, चाहे पोटेंशियल कितना इंक्रीज कर दो, करंट की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है। इट मींस करंट क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। जिस वैल्यू पर करंट सैचुरेट हो जाता है, नाउ वी स्टार्ट डिक्रीजिंग द पोटेंशियल। अब जो पोटेंशियल हमने इंक्रीज किया था पहले, उस पोटेंशियल को हम क्या करते हैं, डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, उसको पोटेंशियल को डिक्रीज करना स्टार्ट करते हैं। और जब पोटेंशियल को हम डिक्रीज करते हैं, तो करंट की वैल्यू भी साथ साथ क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। यही डिस्कस कर ले रहे हैं, इसको अभी रहने देते हैं, यहां डिस्कस कर ले रहे हैं। नाउ इफ वी डिक्रीज द अप्लाइड पोटेंशियल, जब पोटेंशियल की वैल्यू को हम डिक्रीज करते लाते हैं, तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज होने लग जाती है। बट व्हाट वी सी हियर, when applied potential becomes zero, it means हमारा पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कर देते हैं, then at the value of potential becomes zero, current is not becomes zero, current do not becomes zero in the circuit। करंट स्टेबलाइज रहती है, करंट फ्लो होती रहती है, कम तो हो जाती है लेकिन वो कंप्लीटली जीरो नहीं होती है। then हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, with the help of कम्यूटेटर की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कम्यूटेटर वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल एट एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एनोड पर विद द हेल्प। पहले क्या था, पहले रिवर्स था इसका, एनोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल था और कैथोड पर कैसा था, नेगेटिव पोटेंशियल था। तब अब हम ऐसा करते हैं, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है बाय इंक्रीजिंग द नेगेटिव पोटेंशियल। सो ऑन इंक्रीजिंग दिस नेगेटिव पोटेंशियल, करंट डिक्रीजेस, करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। एंड एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ दिस अप्लाइड पोटेंशियल, करंट बिकम्स जीरो। करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। द वैल्यू ऑफ दिस पोटेंशियल एट विच द करंट बिकम्स जीरो इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉप कर दिया इसने, द पोटेंशियल
which the negative potential which applied on anode with respect to cathode, जो anode पर negative potential apply किया गया with respect to cathode, at which the photoelectric current becomes zero, is known as the stopping potential. इसको हम क्या कहते हैं? stopping potential. इस वाले को जहां करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो. स्टॉपिंग पोटेंशियल कौन सा है? रिवर्स कम्यूटेटर की हेल्प से अप्लाई किया था एनोड पर नेगेटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, at which the photoelectric value of photoelectric current becomes zero, is known as the stopping potential. इसको मेमोराइज रखना है. stopping potential, स्टॉप कर देना, करंट को क्या कर चुका है? वो स्टॉप. तो नेगेटिव पोटेंशियल which applied on anode with respect to cathode, negative potential applied on anode with respect to cathode is known as the stopping potential, at which the photoelectric current becomes zero. क्लियर हो गया? तो ये इफेक्ट था किसका? अप्लाइड पोटेंशियल का. जैसे से इंक्रीज का पोटेंशियल, करंट भी इंक्रीज हुई, फिर मैक्सिमम सैचुरेट हो गई. There is no meaning of the further increasing the value of applied potential. Now we decrease the potential, then current is also decreases. But we see is on when the potential becomes zero, the photoelectric current do not become zero. With the help of the commutator, we apply the negative potential on anode with respect to cathode, and now increasing this negative potential, the current becomes zero at a certain value of this potential. The value of this potential at which the current becomes zero is known as the stopping potential. उसी को क्या कहते हैं? stopping potential. क्लियर हो गया? अब किया क्या था? ये जो हमने यहाँ पढ़ा पूरा, इसमें जो करंट जीरो हुआ, करंट जीरो किससे हो रहा? करंट किससे फ्लो हो रहा था? और द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वैक्यूम ट्यूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड पर जा रहे थे, कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर जा रहा था, उसका वहां पहुंचना रुक जाए कैसे? तो इलेक्ट्रॉन जब जा रहा था उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का जो इलेक्ट्रॉन है वहां जाना अगर रुक जाएगा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाएंगे. इट मींस हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा एनोड को टू रिपेल द इलेक्ट्रॉन्स, उन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए. ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आ रहे हैं वहां पे, तो जो नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है आपने नेगेटिव एनोड पर, वो क्या करना चाहता है? उनको रिपेल करता है. उनको रिपेल करने में जो वर्क करता है इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन व्हिच आर कमिंग टुवर्ड्स द एनोड. तो यहाँ मैथमेटिकल एक इक्वेशन बन जाती है हमारे पास. अब वो इक्वेशन क्या बन जाती है? इट मींस के मैक्सिमम इक्वल टू Ev0. मैक्सिमम एनर्जी किसकी है? ये काइनेटिक एनर्जी है किसकी? इलेक्ट्रॉन की है. जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से किसकी तरफ आ रहा था? एनोड की तरफ आ रहा था, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर होगी. यहाँ E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, एंड V0 स्टॉपिंग पोटेंशियल है. ओके, तो वी कैन से the value of current is also increases by increasing the potential, and is decreased with decreasing the potential, and it becomes zero at the negative potential. जब पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई किया जाता है. तो डायग्राम अगर प्लॉट करें हम यहाँ पे, तो इसका डायग्राम क्या आएगा? देखो, एक तरफ पोटेंशियल ले लेते हैं और एक तरफ ले लेते हैं करंट. यहाँ पे करंट ले लो. कौन सा करंट है? फोटोइलेक्ट्रिक करंट. फोटोइलेक्ट्रिक करंट, इधर पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल. तो ये सिचुएशन आती है हमारे पास है इस तरीके से कुछ. ये वैल्यू यहां नेगेटिव वैल्यू जो आ रही है पोटेंशियल की, ये इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. ये जीरो है, इधर पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. क्लियर? एंड इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, आई मैक्स. ये इसका डायग्राम है. यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इस तरीके से हम डायग्राम प्लॉट करेंगे. तो फर्स्ट फैक्टर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, इफेक्ट ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल ऑन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट. स्टॉपिंग पोटेंशियल क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल. सो इट इज द नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड ऑन एनोड विद रेस्पेक्ट टू कैथोड, एट विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो. Now let me discuss the intensity of light on photoelectric current. Effect of intensity of light on photoelectric current. Second, effect on photoelectric current of intensity
intensity of light by maintaining वही सेम by maintaining constant potential applied potential and frequency of incident light when current is stabilized in the circuit। जब सर्किट में करंट क्या हो जाती है, स्टेबलाइज हो जाती है तब। तो जैसे मैंने क्या लिखा है, बाय मेंटेनिंग कांस्टेंट अप्लाइड पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट व्हेन द करंट इज स्टेबलाइज्ड इन द सर्किट। तो तब हम क्या देखने को मिलता है, व्हेन इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज्ड, जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है, देन photoelectric current is also increases by increasing the intensity of light, value of photoelectric current is also increases, or you can say photoelectric current is also increases। photoelectric current is also increases। ठीक है, सिंपली यही है, रिप्लाई लिखना है आपको इसमें, by increase the intensity of the light photoelectric current is also increases। मतलब जो करंट सैचुरेट हो चुका था पोटेंशियल इंक्रीज करने के बाद, कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था उसके बाद पोटेंशियल का, तब उसके बाद यदि आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर क्या देखा गया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज ऑल्सो इंक्रीज। फोटोइलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो इंक्रीज हो जाती है। यानी जो सैचुरेट हो चुकी थी पहले, अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू सैचुरेट हुई, सैचुरेट होने के बाद वाली कंडीशन है, इफ वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट आफ्टर द व्हेन द करंट बिकम्स सैचुरेटेड, देन वी सी द करंट इज आल्सो इंक्रीज्ड। करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो मैं एक लाइन यहां लिख देता हूं, when current becomes saturated on increasing applied potential, then applied potential increase करने पर तो क्या हुआ, then on increasing intensity of light current is also increased। करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज होने लग जाती है। क्लियर हुआ ये फैक्टर, दो फैक्टर क्लियर हो गए। इट मीन सिंपल सी बात है कि इंटेंसिटी जब इंक्रीज की जाती है तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू भी तो इंक्रीज हो रही है। जैसे अभी इस इंटेंसिटी और दूसरी इंटेंसिटी करूं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता, करंट की वैल्यू चेंज होती है। ये डिफरेंट इंटेंसिटी पर क्या है, ये करंट की वैल्यूज है, लेकिन ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है V0 ये कांस्टेंट रहता है, ये वेरी नहीं करता है। ध्यान रखना इस चीज का, नोटेशन वाला पॉइंट यही है, बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, जैसे से इंटेंसिटी इंक्रीज की जाती है, करंट की वैल्यू जैसे मान लो I1 है या I2 है, ये I3 है, तो करंट की वैल्यू तो इंक्रीज हुई है, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर। हियर I3 is greater than I2 and greater than I1, but स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वही रहता है जो एक बार डिफाइन हो गया है। किसके इफेक्ट की बात कर रहे हो, जब आप इंटेंसिटी के इफेक्ट की, ठीक है। तो इस तरीके से आप ग्राफ प्लॉट करोगे। यहाँ आप इंटेंसिटी लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया जा रहा है, तो यहाँ नहीं लिखेंगे हम इंटेंसिटी, क्योंकि अब ये पोटेंशियल का एक्सेस हो गया। पोटेंशियल
ये इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे तो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये हमारा डायग्राम है, इस तरीके से रखा हुआ। क्लियर है? तो दो इफेक्ट की स्टडी हुई। थर्ड इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट है? देखो दोनों पैरामीटर्स कांस्टेंट रखें व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज स्टेबलाइज्ड। On increasing the frequency of the incident light, the current do not varies with the frequencies. करंट की वैल्यू में कोई वेरिएशन नहीं आता है, करंट की वैल्यू वही रहती है, बट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज चेंजेस। बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। देयर इज नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक करंट। करंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट the value of the stopping potential is varied, it get increased by increasing the frequency of incident light। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंसिडेंट करते हैं, सॉरी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं, तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू तो कांस्टेंट रहती है बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरीज विद रेस्पेक्ट टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझ लेते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम प्लॉट करते हैं, ये डायग्राम है, ठीक है। अब एक एक्सिस पर तो मुझे करंट दिखाना है और एक पर दिखाना है पोटेंशियल, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम ये कंसीडर करते हैं, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे बना देंगे यहाँ F1, F2, F3। सपोज ये फर्स्ट ग्राफ है किसी F1 फ्रीक्वेंसी के लिए, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल V01 है, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की हमने, तो क्या हुआ, फोटोइलेक्ट्रिक करंट की जो वैल्यू थी वो तो वही है, क्या ऐसे कर लेते हैं हम यहाँ पे, ये फोटोइलेक्ट्रिक करंट की तो वैल्यू तो वही है, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जा रहा है। ये देखो आप, और इंक्रीज किया फ्रीक्वेंसीज को, ये फ्रीक्वेंसीज को इंक्रीज किया, तो ये यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंक्रीज हो गया V03। तो बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी देयर इज नो चेंज इन द करंट, वैल्यू ऑफ करंट में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल गेट इंक्रीज। तो ये यहाँ पे F1 फ्रीक्वेंसी है, ये F2 फ्रीक्वेंसी, F3। F3 is greater than F2 and greater than F1. Here V03 is greater than V02 is greater than V01। ध्यान दें यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ये इंक्रीज हो गया बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। फ्रीक्वेंसी को जब इंक्रीज किया गया, करंट की वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, ठीक है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये चीज हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी की इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इफ वी व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज नॉट इंसिडेंट ऑन द फोटोसेंसिटिव प्लेट या मेटल सरफेस पे, जिस पर जहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन हो रहा है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से बिलो फ्रीक्वेंसी की अगर लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होता है। व्हेन if when the frequency of incident light is not sufficient, then electrons will not emerged out। इलेक्ट्रॉन्स इमर्ज आउट नहीं होंगी जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट नहीं होगी, तब तक विल नॉट इमर्ज आउट, और करंट की वैल्यू भी क्या रहेगी, तब तक जीरो होगी। देन ए सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड, certain amount of minimum, yeah, you can say certain minimum frequency, certain amount of minimum frequency
certain minimum frequency of incident light is required for the emission of photoelectrons. If the frequency of incident light is below than this frequency, then there is no electron will emerge out from the surface and no electricity will flow or stabilize in the circuit. It means अगर उससे बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं उसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इससे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी अगर इंसिडेंट हो रही है तो इलेक्ट्रॉन्स का सरफेस से इमिशन होगा। अगर इससे बिलो फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स का इमिशन नहीं होगा। इट मींस करंट भी स्टेबलाइज्ड नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब तक हमने 3 पैरामीटर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की स्टडी की। उसमें 3 पैरामीटर्स की स्टडी की। पहले अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीज किया, करंट इंक्रीज हो गई, करंट सैचुरेट हो गई, करंट पोटेंशियल को डिक्रीज किया, करंट भी डिक्रीज हुई। लेकिन पोटेंशियल जीरो कर देने पर करंट की वैल्यू जीरो नहीं हुई। नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया गया तब करंट की वैल्यू जीरो हुई। दैट वोल्टेज इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। फिर हमने इंटेंसिटी इंक्रीज की। इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर करंट की वैल्यू तो इंक्रीज होती है बट स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका वही रहता है। तो इट मींस स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं चेंज हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स की चेंज नहीं होगी। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन रोका जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल से। क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट देखा हमने। फ्रीक्वेंसी को जैसे इंक्रीज करते हैं करंट की वैल्यू पर कोई वेरिएशन नहीं आता है। वहां स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ में। कौन वेरी कर जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? अब स्टॉपिंग पोटेंशियल जो वेरी कर गया है उससे क्या इंडिकेशन है कि फ्रीक्वेंसी जैसे से इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू भी इंक्रीज करनी पड़ेगी फॉर बिकम्स द वैल्यू ऑफ करंट बिकम जीरो। करंट की वैल्यू जीरो करने के लिए। ठीक है, तो ये यहां से। और एक कंक्लूजन और, इफ वी अप्लाई below frequency then a certain value of the amount of frequency then there is no emission of electrons occurs from the metal surface. metal surface से कोई electrons का emission नहीं होता है। That's why a certain minimum amount of frequency is required for the photoelectric effect. तो photoelectric effect के लिए certain minimum amount of frequency चाहिए, करंट इंक्रीज होगा, सॉरी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, करंट इंक्रीज होगा, अप्लाइड पोटेंशियल इंक्रीज होगा, तब भी फोटोइलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, डिक्रीज भी होगी और एक सर्टेन वैल्यू पर जीरो हो जाती है। दैट अप्लाइड पोटेंशियल इज नोन एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव वेल क्लेरिफाइड द एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस failure of wave theory to explain the photoelectric effect. Why the wave theory not success to explain the photoelectric effect and why the wave theory failed to explain the photoelectric effect. क्यों फेल हुई wave theory to explain the photoelectric effect? According to wave theory of light, the light is always travels in form of the wavefront. According to Huygens secondary wavelength principle, we knows the light is travels in form of the wavefront. So according to the wave theory, क्या कहती है, इसकी statements क्या है? It states that when the light is incident on the metal surface, then the energy of the light is uniformly distributed on the surface at which the light is incident. जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट हुई है वहां उसकी एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका। एज अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, एज द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एंड एट द सरफेस ऑफ द मेटल, देन द एनर्जी ऑफ द लाइट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल एट विच द लाइट इज इंसिडेंट। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी पहला स्टेटमेंट ये चीज थी कि उसकी जो एनर्जी है लाइट की वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है मेटल सरफेस पे। ठीक है, देन ही स्टेट्स द इफेक्ट ऑफ
इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इफेक्ट, पहले तो ये चीज कहा था उसने, क्या बोला था, एनर्जी ऑफ लाइट, एनर्जी ऑफ लाइट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एट द सरफेस वेयर द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। इसने कहा जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन हुए थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी से, वो रिजल्ट फॉलो होते तब तो इसने एक्सप्लेनेशन कर देना था, लेकिन इस थ्योरी ने वो जो रिजल्ट आपको ऑब्टेन हुए हैं एक्सपेरिमेंटल स्टडी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के, वो इससे ओबे नहीं हुए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली फॉलो नहीं हुए। तो पहला इन्होंने यहां बताया था इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसकी, जो इलेक्ट्रॉन इमर्ज आउट हो रहे हैं उनकी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी पर इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट होता है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली। ये थ्योरी कहती है इफ द हायर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, if the higher intensity of the light will incident on the metal surface, then the electrons present on the metal surface will absorb the large amount of energy, then it will be comes out will be greater kinetic energy or higher kinetic energy from the metal surface। ये क्या कहना चाह रही थ्योरी कि अगर जब हायर इंटेंसिटी का लाइट इंसिडेंट होगा मेटल सरफेस पर, तो मेटल सरफेस पर हायर इंटेंसिटी की लाइट इंसिडेंट हुई मेटल सरफेस पर, तब वहां मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो लार्ज अमाउंट में एनर्जी को अब्सॉर्ब करके हायर काइनेटिक एनर्जी के साथ इमर्ज आउट हो जाएंगे। हायर मतलब क्या है कि इंटेंसिटी जो हायर है, व्हेन इंटेंसिटी इज हायर ऑफ द इंसिडेंट लाइट, देन क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स हायर हो गई, कि जो मैक्सिमम था वो इंक्रीज हुआ, किससे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट से। बट हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ये कहता है, जो फर्स्ट मिला था वो ये मिला था के मैक्सिमम इक्वल टू EV0, ठीक है। के मैक्सिमम इंटेंसिटी पर डिपेंड तो कर ही नहीं रहा था, काइनेटिक एनर्जी जो थी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वो किस पर डिपेंडेंस है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके साथ वेरी कर रहा था, वहां फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी कर रहा था। और ये थ्योरी क्या कह रही है कि इंटेंसिटी के साथ काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेरी करती है, जो कि रॉन्ग है, विच इज जस्ट अपोजिट टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट इज जस्ट रिवर्स टू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हुआ क्या, पहला दोबारा से समझो। It states that when the higher intensity of the light is incident on the metal surface, then electrons present on the metal surface absorbs a large amount of energy and it emerged out from the metal surface with a greater kinetic energy। ठीक है, it means kinetic energy ज्यादा होगी कब, जब intensity ज्यादा है तब, which is just reverse to the experimental observation according to which when the frequency of incident light is greater, then the energy of kinetic energy of photoelectrons will be greater। क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल किसके साथ, जब पोटेंशियल किसके साथ इंक्रीज होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ इंक्रीज होता है। स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। क्लियर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल तो वही है ना जो उसको रोक रहा है। किसको रोक रहा है, मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है एनोड की तरफ, वो पोटेंशियल है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो हमें पोटेंशियल भी तो बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल भी तो बढ़ेगा। जब के बढ़ा तो स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल वही दिन रहेगा, क्यों, फिर तो इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कब होगी, बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी। तो ये ऑब्जर्वेशन पहला रॉन्ग हुआ था। दिस ऑब्जर्वेशन स्टेट दैट व्हेन द हायर इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, देन बाय अब्सॉर्बिंग large amount of energy, electrons will come out from the metal surface with the greater kinetic energy, which is just opposite to the experimental result। क्लियर हुआ। सेकंड इफेक्ट क्या था,
इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन emission of इलेक्ट्रॉन। देखो उस थ्योरी एक्सपेरिमेंटल के अकॉर्डिंग तो ये था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इमर्ज आउट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, बट ये थ्योरी क्या कहती है, देयर इज नो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड इफ सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, then electrons will be emerged out from the metal surface. No minimum frequency is required to emerge out the electrons from the metal surface. When the higher intensity and the sufficient amount of intensity is incident on the light, so which is just reverse to the experimental observation. ये भी observation क्या हो गया, एकदम रिवर्स हो गया, wrong हो, जैसे ये wrong हुआ था, ठीक है ऐसे ये क्या कह रहा है, no minimum frequency is required, कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्लियर है। तो नो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड फॉर द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ सफिशिएंट इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स इज इमर्ज्ड आउट। ये कहता था, दिस ऑब्जर्वेशन इज आल्सो अपोजिट टू द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन, टाइम डिले। एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट तो ये कहता है वहां से, देयर इज नो टाइम डिले व्हेन अ sufficient amount of frequency, or you can say when the frequency of the light is greater than the threshold frequency, then there is no time delay to incident the light and emerge out the electrons. जब हायर मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पर इंसिडेंट होगी तो उसमें कोई टाइम डिले नहीं होगा फॉर द इंसिडेंट लाइट एंड इमर्ज आउट द इलेक्ट्रॉन। देयर इज नो टाइम डिले टू इंसिडेंट द लाइट एंड इमर्ज आउट द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। When the frequency of the light is greater than the threshold frequency, then there is no time delay for the emission and incident of the light. For the incident and emission of the electrons from the metal surface, there is no time delay. But according to this theory, when the sufficient intensity of the light is not incident, जब sufficient amount of intensity light नहीं incident हो रही है, then the electrons present on the metal surface टेक सम टाइम। क्या कह रही है कि अगर ऐसा नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट की इंटेंसिटी लाइट की नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को वहां से एनर्जी निकलने के लिए, तो क्या करते हैं वहां मेटल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन्स, इट टेक्स सम टाइम टू एब्जॉर्ब द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी टू इमर्ज आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। दोबारा सुने, when the sufficient amount of intensity of the light is not incident on the metal surface, then the electrons present on the metal surface takes some time to absorb the energy emerged out from the metal surface, which is just opposite to the experimental result. ये भी गलत हो गया, टाइम डिले नहीं था कोई भी। नेक्स्ट फोर्थ इसका ऑब्जर्वेशन जस्ट पहले वाले का अपोजिट है। फोर्थ क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द काइनेटिक एनर्जी। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन काइनेटिक एनर्जी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स। ये वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है इसका कि लास्ट वाला, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटोइलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन्स। बट वो थ्योरी क्या कह रही थी, यहां से पता ही आपको, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल पर डिपेंडेंसी है, तो मींस फ्रीक्वेंसी पर पोटेंशियल डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी से सीधा सीधा क्या लिंक है, काइनेटिक एनर्जी लिंक होती है। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, ज्यादा होगी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के अकॉर्डिंगली। क्लियर हो गया। तो अब हमने फेलियर ऑफ वेव थ्योरी पढ़ लिया। फेलियर वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग मेनली बेस्ड किस पे थी ये थ्योरी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। किस पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में केवल एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट थे हमें जो मिले थे वो बस यही कह रही थी कि जब फोटोइलेक्ट्रिक करंट सेटअप हो जाता है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर इंक्रीज की जाती है तो करंट इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन इसने तो कंप्लीटली बेस कर दिया, पूरी जो फोटोइलेक्ट्रिक फिनोमेना है उसको कंप्लीटली इंटेंसिटी पर बेस करके माना था, जो कि सही साबित नहीं हुई, एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। इट मींस
काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स थी उसको भी इंटेंसिटी से कनेक्ट किया इसने, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी इसने इंटेंसिटी से कनेक्ट किया, टाइम डिले को भी इसने इंटेंसिटी से कनेक्ट किया, और लास्ट वाला जो ऑब्जर्वेशन था उसको भी इंटेंसिटी से इसने जोड़ा, क्योंकि उसने फ्रीक्वेंसी की मना कर दी कि देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर काइनेटिक एनर्जी की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे ऑब्जर्वेशन एकदम रिवर्स मिले। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो मैक्स प्लांक साइंटिस्ट थे 1901 में। मैक्स प्लांक ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के समय डिस्कशन किया था, इन्वेंशन किया था, अपना एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशन किया था फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने ये बताया था अपने एक्सपेरिमेंट में इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन दैट द लाइट इज एब्जॉर्ब और इमर्ज्ड आउट बाय एनी बॉडी इज नॉट कंटिन्यूअस। लाइट किसी बॉडी से या तो एब्जॉर्ब की जा रही हो या इमर्ज्ड आउट की जा रही हो, इट विल नॉट बी कंटिन्यूअस, इट विल बी डिसकंटिन्यूअस, दैट इज द डिस्क्रीट पैकेट्स। यानी जो लाइट एनर्जी है वो कभी भी कंटिन्यूअसली किसी बॉडी से कंटिन्यूअस फॉर्म में ना तो एब्जॉर्ब की जा रही है और ना ही उसे इमर्ज आउट की जा रही है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ द पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स और पैकेट्स। दीज पैकेट्स आर नोन एज द क्वांटा अकॉर्डिंग टू प्लैंक। मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंगली इन द स्टडी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट में उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी, एनी बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब और इमर्ज आउट द लाइट इन फॉर्म ऑफ द कंटिन्यूअस। It emerged out the light and absorbs the light in form of the particles. Those particles are known as the quanta. And for the visible light, visible radiation, these packets of energy or these particles of energy are known as the photons. इनको उन्होंने कहा था क्या? फोटॉन्स। किसने बताया था? सबसे पहले मैक्स प्लांक ने अपनी एक्सपेरिमेंटल स्टडी की थी किस पर? ब्लैक बॉडी रेडिएशन पर और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर। तब उन्होंने बताया था एनी बॉडी कैन नॉट बी एब्जॉर्ब और इमर्ज आउट द लाइट इन फॉर्म द कंटिन्यूअस नेचर, इट विल इमर्ज आउट और एब्जॉर्ब इन डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, कई बुक में तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा है, किसी में पार्टिकल बोला गया। पहले जो प्लैंक थे उन्होंने पार्टिकल ही बोला था। पार्टिकल्स की फॉर्म में ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है लाइट को और इमर्ज आउट भी करती है कोई भी बॉडी। तो वहां सबसे पहले क्वांटा नाम दिया गया था इन पार्टिकल्स को। दीज पार्टिकल्स आर नोन एज द क्वांटा। फॉर द विजिबल रेडिएशन, जो हमें लाइट दिखाई दे रही है, दीज पार्टिकल्स, जो पार्टिकल थे लाइट के जो इमर्ज आउट हो रहे थे और एब्जॉर्ब कर रही थी कोई बॉडी, आर नोन एज द फोटॉन्स। उन फोटॉन्स की जो एनर्जी थी उन्हीं ने बताया था वहां पे, एनर्जी ऑफ दीज फोटॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट एंड इट इज इक्वल टू E इक्वल टू h nu, where h is the Planck constant, ठीक है, एंड इट्स वैल्यू इक्वल टू c by lambda। तो न्यू इक्वल टू c by lambda, तो यहां से हम इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। तो E इक्वल टू हो जाएगा h c over lambda। ये आया v इक्वल टू एल लैम्डा से, जो हमारे पास वेव इक्वेशन होती है उससे। तो ये हमें मैक्स प्लैंक ने रिलेशन दिया। इन 1904 आई थिंक सो 5 इन 1905 आइंस्टाइन एक्सटेंडेड दिस इन्वेंशन। इस ये जो एक्सपेरिमेंटल इन्वेंशन हुआ था उसको फिर आइंस्टाइन ने एक्सटेंड किया और उन्होंने बताया ये जो पैकेट्स हैं, इन पैकेट्स को उन्होंने बंडल ऑफ एनर्जी कहा और उसी को उन्होंने यहां जो इन्होंने पार्टिकल्स बताया था उन्होंने वहां फोटॉन्स कहा। एनर्जी और द लाइट इज इंसिडेंट्स और इमर्ज्ड आउट फ्रॉम एनी बॉडी इन फॉर्म ऑफ द स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, दीज पैकेट्स आर नोन एज द फोटॉन्स। उन्होंने वहां पे फोटॉन्स को यहां बताया, फोटॉन्स इन्होंने ही बता दिया था। और आइंस्टाइन इस थ्योरी को लेकर के आइंस्टाइन ने अकॉर्डिंग टू द Max Planck's theory, Max Planck quantum theory, Einstein well explained the photoelectric effect।
तो ध्यान दें, पहले मैक्स प्लैंक ने बताया था, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन इसमें आइंस्टाइन ने किया है। आइंस्टाइन ने फोटॉन्स को बताया कि स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में लाइट इंसिडेंट होती है। तो उन्होंने एक रिलेशन और दिया था कि एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस से E इक्वल टू mc² ये होती है, और E हमारे पास ये भी है फोटॉन्स की h न्यू। तो यहां से हम एक रिलेशन निकाल सकते हैं h न्यू इक्वल टू mc², एंड न्यू इक्वल टू क्या होता है, न्यू इक्वल टू होता है c बाई लैम्डा। तो h c बाई लैम्डा तो इक्वल टू mc², एक c कट गया यहाँ से, तो देखो वो क्या बन गया, वहां से p आ गया h ओवर लैम्डा। p क्यों, वो mc बन गया ना इसलिए वहां से, तो p इक्वल टू h ओवर लैम्डा। इस तरीके से एक रिलेशन उन्होंने आइंस्टाइन ने भी प्रपोज किया था। तो समझ में आ गया। आज हम यहीं तक कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।